नमस्कार, मैं आर्या त्रिपाठी आज की सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ। यह सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश का एक शहर है बेंगलुरु और उसी का ही एक थाना लगता है कामाक्षी पाल्या। दरअसल बात कर रही हूँ 9 जून 2024 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास की। एक कामाक्षी पाल्या थाना स्टेशन के निकट एक जगह लगती है सुमनहल्ली ब्रिज। इसी के पास लगभग 8 से 10 कुत्ते किसी चीज़ को खींच रहे थे। इसी जगह से एक डिलीवरी बॉय गुजर रहा था। उस डिलीवरी बॉय की नज़र उस कुत्ते पर पड़ी और जो पास में जाकर देखता है तो वह एक इंसान की लाश है को खींच रहे थे। वह किसी तरकीब से उन कुत्तों को भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह कुत्ते भागने को तैयार नहीं थे। तभी उसने पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया। फ़ोन करके बताया कि यहाँ पर एक लाश पड़ी है जिसको कुत्ते नोच रहे हैं। और जैसे ही यह कंट्रोल रूम पुलिस को सूचना मिलती है, उसके बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन को यह सूचना दी जाती है। पुलिस वाले मौके पर पहुँचते हैं और मौके पर पहुंचने पर जब देखते हैं तो वाकई में जो डिलीवरी बॉय ने बोला था वो बिल्कुल सच था। आखिरकार उस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार ये लाश किसकी है और इसे यहाँ पर क्यों फेंका है, किसने फेंका है। अभी तक पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उस लाश की शिनाख्त करने की लगातार कोशिश की जा रही थी। बेंगलुरु या उसके आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं, जो हुलिया मिलता है पुलिस को उसका फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप किया गया। तभी लगभग 250 किलोमीटर दूर चित्रदुर्ग में रहता है। वहाँ एक लड़का था जिसका नाम रेणुका स्वामी था, जो कि 8 जून 2024 से घर से लापता था और उसके घरवाले उसे लेकर बड़े परेशान थे। आखिरकार उन्होंने भी 9 जून 2024 की सुबह को ही संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। कहा कि हमारा बेटा, जो कि एक फार्मेसी कंपनी में काम किया करता था, पिछले साल उसकी शादी होती है, उसकी पत्नी गर्भवती है, वो अचानक से गायब हो चुका है, जो रात भर लौटकर नहीं आया, उसको ढूंढवाने में हमारी मदद करो। अब पुलिस वाले, जो कामाक्षी पाल्या के पुलिस स्टेशन वाले पुलिस वाले होते हैं, इस महिला को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि एक लाश मिली है, आप देखकर बताइए कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाश आपके बेटे की हो। जैसे ही यह बात पता चलती है तो वह महिला पहुंचती है और अपने बेटे के जो कपड़े होते हैं, कपड़ों को आधार पर उस लाश को पहचान लेती है। उधर इसका फिर से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद हर किसी की आंखें खुले की खुली रह जाती हैं। खासकर पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं कि जिस व्यक्ति की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सामान्य से वो अपना काम करता है, आखिरकार उसको कोई इतनी बुरी तरीके से क्यों मारेगा। दरअसल उसकी जो हड्डियां थी शरीर की, वो अनगिनत हड्डियां टूटी पड़ी थी और उसे ऐसा मारा था जैसे कि को दीवार में चिपका देते हैं, यानी कि उसके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया था और साथ ही उसकी खोपड़ी में बड़ा फ्रैक्चर था। अब ये फ्रैक्चर कैसे हो सकता है, तो पुलिस इसी तथ्य को जानकारी जुटाने में लगी हुई थी। अब इसके पहले कि पुलिस किसी और तथ्य पर पहुंचती या फिर कातिलों तक पहुंचती या फिर कोई उसके जो मोबाइल नंबर वगैरह था उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करती, इसी बीच में पुलिस स्टेशन में 3 लड़के पहुंच जाते हैं, जो कि 10 जून 2024 को जाकर कहते हैं कि साहब, जो आपको लाश मिली है दरअसल उसका कत्ल हमने किया है, जिसका नाम है रेणुका स्वामी, जो कि चित्रदुर्ग का रहने वाला है और हमने उसे मार इसलिए दिया क्योंकि उसने हमारा रुपयों का लेन देन का मामला था और हमने उसका कत्ल कर दिया क्योंकि वो लगातार हमें परेशान कर रहा था। पुलिस वालों के सामने उन 3 लड़कों ने जो कहानी सुनाई, पुलिस वाले खुश हो जाते हैं। ऐसा लगा जैसे पकी पकाई खीर पुलिस को मिल गई है। अब पुलिस के लिए तो कुछ काम करने की कोई वजह थी नहीं। पुलिस हैप्पी हो गई और उन्होंने इन तीनों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और जैसी जैसी उन्होंने बात बताई थी वैसी वैसी बात उन्होंने लिखनी शुरू कर दी। लेकिन डीसीपी एस गिरीश कुमार, जो कि आईपीएस ऑफिसर होते हैं, उनको बड़ा अजीब लगता है, अटपटा लगता है कि आखिरकार कत्ल होता है, भयानक रूप से कत्ल होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। असल में जितना नुकसान पहुंचाया गया था उसके ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि बहुत बड़े लेवल की दुश्मनी है, लेकिन वे सामान्य सी बात कर रहे हैं कि हमारा कुछ पैसों का लेन देन था और लेन देन था तो उसकी इतनी सारी हड्डियाँ क्यों तोड़ी। अब डीसीपी का थोड़ा दिमाग सनक जाता है। वह तीनों से बातचीत करते हैं, पहले एक साथ बात करते हैं, फिर उन तीनों को अलग अलग करते हैं और एक एक करके तीनों से बातचीत करते हैं। पूछते हैं कि तुमने क्या हत्या की थी, क्या वजह थी। जब अलग अलग सवाल करते हैं और तीनों के बयान आपस में मेल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बयान मेल नहीं खा पा रहे थे, इसलिए डीसीपी को लगता है कि यहाँ ज़रूर कुछ न कुछ दाल में काला है। उन तीनों के नंबर लिखवाए जाते हैं, एड्रेस लिखवाया जाता है और फिर सीडीआर और लोकेशन उनकी निकलवाई जाती है। जहाँ पर कत्ल होता है, जहाँ पर लाश मिलती है, उसी के इर्द गिर्द तो उनकी लोकेशन थी।
पुलिस ने तो इतना तो इत्मीनान कर लिया था कि हाँ, ये शायद घटनास्थल पर ज़रूर रहे होंगे, लेकिन पुलिस ने सोचा कि क्यों ना इसके सीडीआर निकलवाए जाएं, किस किस से बातचीत करते हैं, कौन इनके पास आता जाता है। लेकिन पुलिस ने देखा कि पिछले 48 घंटे का एक रिकॉर्ड निकलवाया, तो जैसे ही रिकॉर्ड निकल कर सामने आता है तो पुलिस की आंखें खुली की खुली रह जाती है। दरअसल एक सुपरस्टार होता है जिनका नाम होता है दर्शन थोगुदीपा। दरअसल उनका फ़ोन इन लोगों से कनेक्ट होता है। अब एक साधारण से व्यक्ति या 3 साधारण से व्यक्तियों का एक सुपरस्टार से कैसे कनेक्ट हो सकता है, ये थोड़ा समझ से परे वाली बात है। जिसने 35 फिल्में कन्नड़ में सुपरहिट फिल्में दी हो, जिसको 9 बार बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया हो, जिसके करोड़ों की फ़ैन फॉलोइंग हो, वो इन सामान्य व्यक्तियों से आखिरकार कैसे बातचीत कर सकता है। तभी जब ये जैसे ही हीरो का नाम सामने आता है, तभी उन तीनों को फिर से बुलाया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि तुमने जो कहानी सुनाई है उसमें कुछ तो सच्चाई है, लेकिन आधी अधूरी कहानी है। हम चाहते हैं कि तुम पूरी कहानी बताओ। जब वो इधर उधर की बातें करने लगे तो पुलिस वाले उनसे सख्ती से पेश आते हैं और उसके बाद फिर वो ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसको सुनने के बाद किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल कहानी शुरू होती है 24 जनवरी 2024 से। 24 जनवरी 2024 को एक पवित्रा गौड़ा नाम की महिला होती है, जो कि देखने में बेइंतहा खूबसूरत होती है। उसने कन्नड़ फिल्मों में अपनी कैरियर बनाने की शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कन्नड़ में उसकी फिल्में में उसका कुछ ज़्यादा सिक्का चल नहीं पाया। और इसी बीच में उसकी मुलाकात होती है साउथ के एक्टर जो कन्नड़ फिल्मों के एक्टर होते हैं, दर्शन थोगुदीपा। और उनसे जब मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद उनको वो दिल दे बैठती है। हालांकि वो पहले से ही शादीशुदा होता है एक्टर, और जिसका साउथ में बहुत अच्छा खासा नाम होता है। करोड़ों लोग उसको देखते हैं, चाहते हैं उसको। अब उसकी शादी होती है विजया लक्ष्मी से। विजया लक्ष्मी को एक बेटा भी होता है, लेकिन साल 2021 में इनका मनमुटाव चल रहा था और इसी का पवित्रा ने फ़ायदा भी उठाया। लेकिन 10 साल से ये पवित्रा गौड़ा जो होती है वो उनसे प्यार करती है। आपस में मिलते हैं जुलते हैं। उधर वो शादीशुदा होता है और इधर जो लड़की होती है पवित्रा, वो भी शादीशुदा हो जाती है। इनकी शादी कर लेती है, एक बेटी पैदा हो जाती है, लेकिन वो अपने पति से थोड़ा दूर रहने लगती है। लेकिन चुप चुप के आराम से इनका हीरो से मिलना मिलाना सब कुछ चल रहा था। लेकिन जैसे ही यह अपनी पत्नी से थोड़ा सा मुखर हो जाते हैं, विवाद हो जाता है, तो इसी बीच में 24 जनवरी 2024 को उनसे एक पोस्ट लिखी और पोस्ट में लिखा कि 1 दशक बीत गया है, अभी और भी आगे जाना है। साथ ही इसने डायरेक्ट 10 साल लिखे और साथ ही लिखा इनसे हमारे रिश्ते को 10 साल बीत गए हैं। कुछ ऐसा लिखकर उसने जो अपने हीरो का फ़ोटो लगाया। दर्शन का फ़ोटो लगाते ही अब यह बात जो नहीं जानता था वह सभी लोग को पता चल जाता है। इंस्टाग्राम पर इसके बाद विवाद शुरू हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो विजय लक्ष्मी यानी कि उसकी पत्नी के पक्ष में जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पवित्रा के यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में बदलाव कर रहा है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक फ़ैन ऐसा होता है जिसका नाम रेणुका स्वामी होता है। उसको कुछ यह बात अजीब लगती है, इसलिए उसने इनके रिश्ते को ठीक करने के लिए दर्शन के उसकी पत्नी विजया लक्ष्मी से रिश्ते ठीक करने के लिए वो पवित्रा को मैसेज करता था, भद्दे भद्दे कमेंट लिखता था। इस तरह से चल रहा था और ये कई महीने बीत जाते हैं। लेकिन 28 या 29 मई 2024 को उसने अपनी प्राइवेट पार्ट का फ़ोटो खींचा और वो जैसे ही फ़ोटो खींचा था, वो फ़ोटो में कुछ उसका चेहरा भी आ जाता है। कुछ इस तरह से फ़ोटो खींचा था और वो जो इस हीरोइन के पास पहुंचाता है तो कहता है कि देखो तुम्हारे हीरो से ठीक है या नहीं है, तुलना करने लगता है। कहता है कि एक बार आजमा के देखो, उससे ज़्यादा मजबूती न दिखाऊं तो बात रही। कुछ इस तरह की बातें उस लड़की को यानी कि प्रेमिका को इतना ख़राब लगता है कि वो अपने एक्टर से बताती है कि देखो एक व्यक्ति है जो मुझे लगातार इस तरह से मैसेज करता है। और यह बात उस दर्शन थोगुदीपा को बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है। वो सोचता है कि बदला लेना चाहिए, इसलिए उसने अपने कुछ सोर्स लगाने शुरू किए। जो उसने प्राइवेट पार्ट के साथ जो फ़ोटो भेजा था उसमें उसका चेहरा भी आ जाता है। अब उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। इसलिए उन्होंने कोई सर्विलांस का सहारा तो लिया नहीं, लेकिन अपने फैंस फॉलोइंग का सहारा लिया और फैंस क्लब बना हुआ था। उसी में उसने एक मैसेज डाला कि मुझे इस व्यक्ति के बारे में पता करना है। पता चल जाता है कि चित्रदुर्ग का रहने वाला है और उसका वह पीछा करते हैं और यह बात होती है कि अगर तुमने इसका मर्डर कर दिया तो मैं 30 लाख दूंगा। उसने ऐसे गरीब लोगों को चुना एक्टर ने जो हीरो था कि मैं तुम्हें 30 लाख दूंगा। वो 30 लाख पर राजी भी हो जाते हैं और राजी इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि वो उसके बहुत बड़े फ़ैन थे, उसकी फिल्में देखते थे, उससे बेइंतहा चाहते थे, उसके लिए मरने को तैयार थे, मारने को भी तैयार थे। और ऐसे कितने लोग साउथ में देखे होंगे
हीरो हीरोइन के लिए उनको चाहने वाले इस कदर होते हैं कि उन्हें भगवान का रूप देने लगते हैं, मानने लगते हैं। आखिरकार यह तैयार हो जाते हैं और इसके लिए बाकायदा 8 जून 2024 को जब फार्मेसी कंपनी में अपनी नौकरी करने के लिए गया था रेणुका स्वामी, तो इसी बीच में मौका पाते ही उसको कहते हैं कि तुम्हें अपने हीरो से मिलना है। और जैसे ही बात आती है दर्शन से मिलने की, तो वह रेणुका स्वामी इतना खुश हो जाता है कि हाँ ठीक है, मिलना है। उसका अपहरण करने के बाद उसको बेंगलुरु की एक जगह होती है पट्टेन गेरे, वहाँ पर ले जाते हैं। एक शेड होता है, दरअसल ये जो जगह होती है वो दर्शन जो हीरो होता है उसी के परिवार में से किसी की जगह होती है। वहाँ दूर दूर तक किसी का आना जाना था नहीं। इसी बीच में 3-4 लोग जो होते हैं वो उस लड़के को यानी कि रेणुका स्वामी को लगातार पीट रहे थे। अब ये दर्शन अपनी हीरोइन यानी कि अपनी जो प्रेमिका होती है पवित्रा, उसके साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही उस लड़के को अपनी आंखों के सामने देखते हैं, बेल्ट निकालकर उसको बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में तो वे लड़के को जो पीट रहे थे तो उस हीरो यानी कि उस लड़के को लग रहा था कि फ़ैन को कि ये हीरो आ गया है मुझे बचाने के लिए, मैं तो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये जो पीट रहे हैं उस हीरो की वजह से ही पीट रहे हैं। उसने बेल्ट निकाली, बेल्ट निकालने के बाद पीटना शुरू कर दिया और उसे खूब जब तक पीटता रहा जब तक उसका मन नहीं भर गया। वहाँ से निकलता है और निकलते निकलते कहता है कि इसको ख़त्म करो और आगे बढ़ो, इतना बस कहता था। उसके बाद उन्होंने रोड में से जो भी हथियार हो सकते थे, जिस चीज़ से भी पीट सकते थे, बताया जाता है कि इसको ऐसी टक्कर मारी जो दीवार में जाकर लगा और पूरे शरीर की हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं। शरीर में कई ऐसे गंभीर चोटें लगती हैं जिसको देखने के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि इसे कितनी गहरी दुश्मनी रखी होगी। आखिरकार वह मर जाता है, लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि इसकी लाश अभी रात को ही तो मर्डर हुआ है, अगले दिन को पता भी चल जाएगा। यानी कि 9 तारीख को उसकी लाश मिल जाती है। कामाक्षी पाल्या पुलिस स्टेशन के पास सुमन हल्ली ब्रिज के पास उसे कुत्ते खींच रहे थे। तभी डिलीवरी बॉय की नज़र पड़ जाती है। उसको लेकर वहां से जाते हैं तो उसका खुलासा होता है और एक हीरो की भूमिका इसमें सामने आती है जो साउथ फिल्मों का हीरो होता है। लेकिन डीसीपी ने इस बीच में इतनी ईमानदारी का परिचय दिया कि ऐसा बताते हैं कि उसको बहुत बड़े ऑफर मिल रहे थे। जो कर्नाटक के बड़े बड़े मंत्री संतरी होते हैं वे भी हीरो को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हद तो तब हो जाती है जब जिस डॉक्टर ने इसका पोस्टमार्टम किया था मरने वाले का, उसे कहा गया कि इससे सिर्फ एक सामान्य मौत दिखा दो तो हम आपको 1 करोड़ की रकम देंगे। आखिरकार क्योंकि इसमें डीसीपी पूरी ईमानदारी से लगा पड़ा था और कई और अधिकारी थे जो उसका समर्थन कर रहे थे। आखिरकार इतने बड़े हीरो को उन्होंने जेल भेजने में कोई भी संकोच नहीं किया। हालांकि बड़े बड़े लोगों ने बचाने की कोशिश की और इसलिए उस आईपीएस ऑफिसर की ईमानदारी की हर जगह तारीफ हो रही थी। आगे भविष्य में क्या होगा इसका तो पता नहीं, लेकिन पुलिस ने लगभग 15 या 16 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसकी भूमिका पाई जाती है एक साउथ का कॉमेडियन है। वो बताते हैं कि जब इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था उससे कुछ ही देर में पहले एक पार्टी की गई थी और पार्टी होने के बाद वहां तक पहुंचे थे। बाद में उन्होंने अपने कपड़े बदले, उसका खून वगैरह ब्लड निकला था। लेकिन एसपी या डीसीपी की वजह से डीसीपी ने जिस तरह से की जांच पड़ताल की है और हीरो को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, इससे वहां के लोग 2 हिस्सों में बंट चुके थे। और 2 हिस्सों में बंटने की वजह यह है, एक लोग वे हैं जो इसमें पवित्रा को दोषी मान रहे थे, एक लोग वे हैं जो इसमें हीरो को दोषी मान रहे हैं और बड़ी संख्या में थाने में पहुंचकर हंगामा भी होता है। पुलिस ने उन लोगों को किसी तरकीब से शांत भी किया, लेकिन लोगों का अभी पता नहीं आगे क्या रिएक्शन हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो हीरो है उसके साथ बाकी उसकी प्रेमिका है और कई लोग हैं, वे सलाखों के पीछे हैं। उनका भविष्य अंधकार में होगा या बचकर निकल जाएंगे कानूनी दांवपेच से। यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन जो हुआ है वह वाकई में भयानक हुआ है। इस भयानक घटना पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि न्याय होगा या कानूनी दांवपेच अपराधियों को बचा ले जाएगा? कृपया अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग खुश रहिए, आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।